चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आज की हेडलाइंस के साथ। अक्टूबर्स जीएसटी रेवेन्यू क्रॉसेस रुपीज 1.51 लाख करोड़। फेस्टिव सीजन के अंदर हमने ये चीज देखी कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले हमने जो जीएसटी कलेक्शन देखा था जो हाईएस्ट था वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1.67 लाख करोड़ रुपीस का जो है हमने कलेक्शन देखा। और ये कब देखा? ये हमने देखा था अप्रैल 2022 में। ये हाईएस्ट कलेक्शन है सिंस जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेकंड हाईएस्ट हुआ है इस महीने, दैट इज इन अक्टूबर, 1.51 लाख करोड़ रुपीस। ये चीज हमने देखी। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए कि हम इस तरीके से जीएसटी रेवेन्यू को इंक्रीज कर पा रहे हैं और आगे जाके इससे हम डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मोरबी के अंदर एक ब्रिज कोलैप्स कर गया और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये, जिसके अंदर 140 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी बहुत ही डिटेल्ड जांच हो, इसके अंदर सारी जानकारी हमारे सामने आए। इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डिटेल्ड, इम्पार्शियल और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब थरो इन्वेस्टिगेशन होगी, हर एक चीज की जांच होगी। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के साथ और खुद गए साइट पे और वहां का मुआयना किया, वहां पे चीजों को देखा। और वो मोरबी हॉस्पिटल भी गए तो जिन्हें चोट लगी थी उनसे जाके उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मृतकों के परिजनों के साथ भी मुलाकात की। सारी चीजों की उन्होंने जो है वहां पे जानकारी ली और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से ढील ना बरती जाए इन्वेस्टिगेशन में और जो भी कल्प्रिट है उसे सामने लाया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, द ट्रूथ अबाउट द इंडिया स्टोरी। अब आज के समय में हम पोलराइजेशन बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं। एक सेक्शन ऐसा है जो ये बोल रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही है और दूसरा सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चल रही, उसमें तो कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। बहरहाल जो ट्रूथ है वो इन दोनों के बीच में आता है, उसे जानने की कोशिश करते। सबसे पहले हम आज के समय में देखें तो ये देख पा रहे हैं कि इंडिया की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है। इंडियन रुपीज नीचे गिर रहा है कंपेयर टू डॉलर। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, 7.41%, बहुत ही ज्यादा है। जो रेगुलर और परफेक्ट हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 4 ±2, मतलब या तो 6 या 2, इसके बीच में अगर रहती है तो परफेक्ट रहती है, बट इससे ऊपर जा रही है। तो ये दोनों ही कंडीशन मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल है, सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं। ये सारी चीजें कोविड के बाद में ग्लोबल है, तो ये इंडिया अकेला फेस कर रहा है ऐसा नहीं है। बट इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात करें तो ये 7.8% है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक हमारे सामने एक तथ्य सामने आता है, वो ये कि अगर हम बात करें यूथ के अंदर, मतलब ऐसे बच्चे 15 से 24 साल के बीच में जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो नौकरी चाहते हैं, उनमें से 28.3% को नौकरी नहीं मिल रही। अगर मैं इसको और सिंपल टर्म्स में आपके सामने रखूं तो अगर 100 बच्चे 15 से 24 साल की आयु के बीच वाले नौकरी ढूंढने जाते हैं, उनमें से 29 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। हम ऐसी कंट्रीज का हम एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। ईरान, वहां पे भी 27.2% है। इजिप्ट 24.3% है। सीरिया 26.2% है। ये सारी कम है इंडिया से। और बात कर लीजिए एशियन कंट्रीज की, जिनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा लो है कंपेयर टू इंडिया। इंडोनेशिया के अंदर 16%, मलेशिया के अंदर 15.6% एंड बांग्लादेश के अंदर 14.7%। मतलब हम एम्प्लॉयमेंट देने में बांग्लादेश से भी पीछे जा चुके हैं। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, इस चीज का हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब जब हम बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ रेट की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2021-22 में ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8.7% है। बहरहाल इस चीज को और ज्यादा प्रॉपर्ली समझने की जरूरत है, क्योंकि ये 8.7% कंपेयर टू 2020-21 जिसके अंदर हमने देखा -6.6 ग्रोथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम पिट में से आएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि जो पीछे हमने गैप देखा उसमें से तो बहुत ज्यादा बड़ा ही दिखेगा ना। पहले तो माइनस में था, माइनस से जितना भी ऊपर उठेंगे वो तो पॉजिटिव ही दिखेगा। 2022-23 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की ग्रोथ रेट बताई है 6.1%, मतलब वो कम हो जाएगी जो अभी हमें दिख रही है उससे।
इसकी वजह से हमारे सामने दो परेशानी आती। पहली चीज तो ये कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो टॉप एंड पे हो रही है, जो ज्यादा कॉर्पोरेट है वही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वही ज्यादा चीजें जो है अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। बहरहाल अनएम्प्लॉयमेंट तो उतना ही है, वो हाई का हाई रहने वाला है, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, इंडिया दूसरों की रैंकिंग में कहां है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इंपॉर्टेंस ये रखता है कि इंडिया अपनी खुद की परफॉर्मेंस से कितना ज्यादा गिर रहा है, वो चीज हमें देखने की जरूरत है। अगर हम बात करें इंडिया की ग्रोथ रेट की, तो हम ये चीज देख सकते हैं कि इंडिया ने ग्रो करना चालू किया आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, और फिर जो है 2003 में ये वापस ऊपर उठने लगा। 2005 से लेके 2008 के बीच में हमने देखा कि इंडिया ने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाया। पहले 9.3, 9.2 एंड देन 10.2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है और बहुत ही बड़ा फिगर है। ये चीज हमें ये बता सकता है कि कितना ज्यादा हम ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे। 2003 से लेके 2011 तक इंडिया जो है टॉप मोस्ट में रहा, अगर 2008-9 के हम फेज को छोड़ते हैं, क्योंकि वो तो ग्लोबल रिसेशन था, ग्रेट रिसेशन था जो प्रॉब्लम हुई यूएस के अंदर, उसकी वजह से। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसी परेशानी तो कोविड की वजह से हर एक कंट्री को आ रही है, ये कोई इंडिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है। बट इंडिया के लिए ये क्यों वरिंग हो जाता है, क्यों ये इतनी परेशानी क्रिएट कर देता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये चीजें चालू हो गई थी 2016 से। 2016 से अगर हम बात करें 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स, उसके अंदर हमने ग्रोथ रेट को गिरते हुए देखा। पहले 8.3 थी, फिर 6.9 आई, फिर 6.6 आई, फिर 4.8 आई, एंड देन -6.6। तो ये चीज तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई, और ऐसा हमने 1947 के बाद नहीं देखा कि 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट गिरी हो। अब ये क्यों हुआ? ये कुछ अच्छे मूव्स थे और कुछ बुरे मूव्स थे, उनकी वजह से हुआ। सबसे पहले इंडिया को आगे बढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो बैंकरप्ट फर्म्स को जल्दी से जल्दी क्लोज डाउन करे और आगे बढ़े। तो इसके लिए न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया 2016 में। ये बढ़िया मूव था। पर जब हम बैड मूव की बात करें तो डिमोनेटाइजेशन, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी, तो ये सारी चीजों की वजह से ये जो है दिक्कत आई इंडिया के पास। अब बहरहाल हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रेट की, कि इन्वेस्टमेंट रेट क्या होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज और ह्यूमन कैपिटल पे भी। ये सारी चीजें जो है इंक्रीज करती हैं, ग्रोथ रेट को इंक्रीज करती है। अब इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। आप देखिए 2007-8 के अंदर ये रीच कर गया था 39.1%। धीरे धीरे इंक्रीज करके 2004-2005 से इसने 30% के मार्क को छुआ और उसके बाद ऊपर बढ़ता गया। 2007-8 में 39.1%। अब यहां साइड में आप फिगर देखिए। अब आप यहां पे ये वाले सेक्शन को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब यहां पे इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज हुई तो ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुई। बहरहाल हमने ये चीज देखी कि 2019-20 के अंदर इन्वेस्टमेंट रेट डिक्रीज कर गई, वो थी 32.2%। तो वहां से भी हमने प्रॉब्लम देखी कि किस तरीके से ये जो है कम हो रही हैं चीजें, ग्रोथ रेट कम हो रही। इन्वेस्टमेंट रेट डिक्रीज करने के पीछे बहुत सारे अलग अलग चीजें हो सकती है और जिसके ऊपर हम और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इस सिचुएशन से पार पाया जाए, इस सिचुएशन से बाहर आया जाए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट रेट कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल ट्रस्ट ना होना, सोशल कंडीशन बिगड़ जाना, ये सारी चीजें उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक हो सकती। बट अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया को अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी है कुछ कॉरपोरेशन से, जो अमीर कॉरपोरेशन है उनसे हटा के स्मॉल बिजनेस, फार्मर और ऑर्डिनरी लेबर से। और उसके अलावा हमें चाहिए फिजिकल पॉलिसी इंटरवेंशन, ताकि हम जो सुपर रिच है उनसे पैसे लेके ऐसे सेगमेंट को दे पाए। इसके अलावा हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट रेट को इंक्रीज करना है और हमें जॉब क्रिएशन पे ध्यान देना है। इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। ये सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर बताई गई। चलिए अब बात करते हैं एडिटोरियल के दूसरे सेक्शन की, द वीकेस्ट लिंक इन द एयर पॉल्यूशन फाइट। किस चीज को वीकेस्ट लिंक बताया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, वो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। इनका प्राइमरी रोल होता है, ये सारी चीजों को चेक करते हैं, ये इस चीज का ध्यान देते हैं कि किसी भी तरीके से एयर पॉल्यूशन ज्यादा ना फैले इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। इन लोगों का ये काम है। इसके अलावा इन्हें एडिशनल जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है,
जैसे कि इनको सिटीज को गाइड करना है ताकि वो टारगेट्स को मीट कर सके फॉर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एज वेल एज उनको इस चीज का भी काम सौंप दिया गया है कि वो फाइनेंस कमीशन से ग्रांट की हुई एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फंड को स्पेंड कर सके, उन्हें प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके। बट एक चीज हम देख पा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके पास इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है और बोल सकते हैं कि वो उतना काम कर नहीं पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं एसपीसीबीज की, तो इन्हें इनिशियली बनाया गया बाय वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके बाद अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 इन्हीं को काम दे दिया गया एयर क्वालिटी मैनेज करने का भी। बट ये चीज साफ साफ दिख रही है कि बोर्ड्स प्रॉपरली अपना फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस है। बहरहाल हम जो है 2-3 रीजंस की बात करेंगे क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। हम ये चीज देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और बाकी अदर गवर्नमेंट कमिटीज ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है और उन्होंने बताया है कि फंक्शनिंग काफी ज्यादा पुअर चल रही है। बट हम 3 इंस्टीट्यूशनल चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज की बात करते हैं कि उसके अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके के लोग बैठ रहे हैं बोर्ड के अंदर, क्या वहां पे क्रूशियल एक्सपर्टाइज है। पहली चीज तो ओवर 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स अक्रॉस द 10 एसपीसीबीज एंड पीसीसी आर पोटेंशियल पॉल्यूटर्स। मतलब वो उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पोटेंशियल पॉल्यूटर्स है, जैसे कि लोकल अथॉरिटीज, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस। अब ऐसा बताइए कि अगर मैं किसी कॉर्पोरेशन में बैठ रहा हूं और मैं वो काम कर रहा हूं तो क्या मैं उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने दूंगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम पॉल्यूटिंग थिंग्स, इफ आई एम पॉल्यूटिंग एनवायरमेंट, देन इज इट पॉसिबल कि मैं वहां पे जाके मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने दूंगा? कौन कदम उठा सकते हैं? कौन उस तरीके के कदम उठा सकते हैं? तो वो उठा सकते हैं साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, एकेडमिक्स। इन सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इनकी रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ाएं। बट इनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 7% है, तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जिसे नॉलेज हो, जिसे एक्सपीरियंस हो, ऐसे 2 मेंबर्स होने चाहिए। पर ऐसे 2 मेंबर्स तो हम देख ही नहीं पा रहे। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा गलत है और वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रही है इंटरेस्ट के साथ। अगर मैं वहां पे बैठा हूं तो डेफिनेटली मैं वो स्टेप नहीं लूंगा। तो ऐसे लोगों को बैठाओ जिनका इंटरेस्ट नहीं है पॉल्यूशन के अंदर, जो पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं ऑलरेडी, जो पोटेंशियल पॉल्यूटर्स नहीं है। सेकंड, हम लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप में कौन कौन आ जाते हैं? चेयरपर्सन एंड मेंबर सेक्रेटरी। इन लोगों के पास लॉन्ग, स्टेबल और फुल टाइम टेन्योर नहीं है। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि एक ही पर्सन को 2 पोस्ट लेनी पड़ रही है, उन्हें कोई एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। कई जगह तो हमने ये भी देखा कि उन्हें 1 साल से कम का टेन्योर दिया गया। शॉर्टेस्ट टेन्योर फॉर चेयरपर्सन 18 डेज छत्तीसगढ़ में। इंसान आता है, बैठता है ऑफिस में, चीजों को समझने की कोशिश करता है, उसे समझ आता है कि किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है और इतने में ही उसके 3-4 महीने निकल जाते हैं सिर्फ काम समझने में। बट यहाँ पे तो 18 दिन में उसे हटा दिया गया। मेंबर सेक्रेटरी को 15 दिन में हटा दिया गया था हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो किस तरीके से वो अपना काम करेंगे? किस तरीके से वो इस चीज के अंदर स्ट्रेटेजिकल इंटरवेंशन लाएंगे? किस तरीके से वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को सोचेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि इनके टेन्योर को फुल किया जाए, स्टेबल किया जाए और प्रॉपर इन्हें सिक्योरिटी दी जाए ताकि ये अपना फंक्शन ढंग से कर सके। तीसरी चीज हम बात करते हैं अंडर स्टाफ्ड। एसपीसीबीज आर अंडर स्टाफ्ड। हम बात कर ले तो 40% जो है सैंक्शनड पोस्ट अभी भी वैकेंट चल रही है अराउंड 9 एसपीसीबीज और पीसीसीज। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और इसके अलावा दूसरा डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो जो टेक्निकल पोजीशंस है झारखंड के अंदर उसमें 84% वैकेंसी है। बिहार और हरियाणा की बात करें तो 75% के अबव वैकेंसी चल रही है। तो इतने टेक्निकल हमारे पास ऑफिसर नहीं है, तो हम किस तरीके से उस प्रोजेक्ट की जांच करेंगे? किस तरीके से हम ये निर्धारित करेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा? कैसे हम ये जांचेंगे कि कितना ज्यादा इसका इंपैक्ट हो सकता है फ्यूचर में? आज के समय में 1 दिन मिल रहा है ऑफिसर्स को ताकि जिसके अंदर वो उसकी जांच भी कर सके, उसका इंपैक्ट भी एसेस कर सके और उसे अप्रूवल भी दे सके। तो क्या इससे प्रॉब्लम हो पाएगी सॉल्व? तो इन तीनों चीजों पे जब तक हम प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, जब तक हम प्रॉपर फोकस नहीं करते, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी तरीके से हम
एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि किस तरीके से ये जो वीकेस्ट लिंक है, दैट इज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी इन दी यूनियन टेरिटरीज, इनको मजबूत किया जाए ताकि हम एयर पॉल्यूशन को फाइट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए इन्वेजिव 2 फिंगर और 3 फिंगर वेजाइनल टेस्ट ऑन रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से इस तरीके का टेस्ट किया गया किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा तो हम इसे मिसकंडक्ट मानेंगे और ये चीज सही नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। इस चीज को देखते हुए बेंच लेड बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सेड कि ये जो टेस्ट बताया गया इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये किसी भी तरीके से ये प्रूव नहीं करता और डिसअप्रूव भी नहीं करता कि रेप नहीं हुआ है, बल्कि ये करता क्या है, जो विक्टिम है उसे रीट्रॉमेटाइज कर देता है। उन्हें वापस से वही सारी चीजें जो उन्होंने फेस की थी वो उनके सामने आ जाती हैं और इसका कॉस्ट क्या होता है, उनकी डिग्निटी। एक वुमन अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है और हैबिचुअल है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, इससे कोई मैटर नहीं करता कि उसका रेप हुआ है या नहीं। सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड में ये क्लियरली लिखा है कि वहां पे कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट की बात की गई है स्पेसिफिकली वहां पे। इसके अलावा कोई भी पास्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया है, कोई भी पास्ट हिस्ट्री की वहां पे जिक्र भी नहीं किया गया है। वहां पे सिंपली बोला है कि अगर वो रेजिस्ट नहीं भी करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट है। कंसेंट प्रॉपर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ये वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 375। तो ये चीज बताई गई। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अजम्पशन है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमन का रेप नहीं हो सकता, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है और ये एक सेक्सिस्ट रिमार्क है उनके ऊपर। इससे कोई मैटर नहीं करता, ये तो कोई चीज भी नहीं हुई और बेसिक रियलिटी है। जिस तरीके के ये अजम्पशन है और जिस तरीके की ये रियलिटी हमारे सामने है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंस्टीट्यूशनली चेंज करें अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हम आज भी देख पा रहे हैं। हम ये चीज तो आप भी अपने आसपास देख पाएंगे कि अगर किसी के साथ कोई ऐसी घटना होती है और वो सामने आता है तो रादर देन सपोर्टिंग देम उन्हें ट्रॉमेटाइज और ज्यादा किया जाता है। इसी चीज के ऊपर कोर्ट ने एक और चीज को पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि 2013 के अंदर जब सेक्शन 53A ऐड किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जिसने क्लियरली ये कह दिया कि एविडेंस ऑफ अ विक्टिम्स कैरेक्टर और हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन shall not be relevant to the issue of consent or quality of consent in prosecutions of sexual offenses। किसी भी तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस में ये मैटर ही नहीं करता कि उनका पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा और विक्टिम का कैरेक्टर कैसा था या कैसा नहीं था, उसका कोई मैटर नहीं करता। इस चीज को भी कोर्ट ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्लियरली गाइडलाइंस बाहर निकाल दी है कि किसी भी तरीके से 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए और इस चीज को प्रॉपर्ली बैन कर देना चाहिए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने बहुत सारे लॉज बनाए निर्भया रेप ऑफ 2012 के बाद, बट अभी भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि ब्लेम किया जाता है असॉल्ट के लिए। कन्विक्शन बहुत ज्यादा कम है। कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें 28.6% है एनसीआरबी की डेटा के अनुसार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब ये है कि गवर्नमेंट, हेल्थ सेंटर, पुलिस स्टेशन ये सब अपनी एक सेंसिटिविटी को आगे लाएं और जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन उनकी हेल्प करें और उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। CAA इज एन इंटीग्रल मैटर ऑफ इंडिया, बांग्लादेश मिनिस्टर। बांग्लादेश मिनिस्टर ने ये साफ साफ कह दिया कि ये इंडिया का इंटीग्रल मैटर है कि वो किसी भी तरीके का लॉ बनाना चाहे, वो किसी भी तरीके के जो है एक्ट लाना चाहें वो ला सकते हैं। बट जब हम बात करें हिंदूज की इन बांग्लादेश, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी ओवर हियर, दे आर पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। बहरहाल कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीजों से बचना चाहिए। ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और उस चीज के अंदर किसी भी तरीके से हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जो एनिमिटी क्रिएट कर रहे हैं ऐसे सेक्शन से हमें दूर रहना चाहिए। यह कहना है बांग्लादेश मिनिस्टर का।